उसमें होमवर्क मिल रहा है। तो पीजी के स्टूडेंट्स को कुछ लग रहा हो कि नहीं मुझे तो अच्छा सा लिख के मिले कि दिस इज द असाइनमेंट नंबर और इसमें ये सारे क्वेश्चंस हो, देन ओनली आई कैन गिव द आंसर। अगर ऐसा आपको चाहिए तो बढ़िया सा बना के असाइनमेंट डालिए, हम आप करिए कि ये असाइनमेंट है दैट शुड बी सबमिटेड विद इन दिस डेट, और इस तरीके की कुछ अच्छी सी बढ़िया धुआंधार भाषा बना के। ठीक है, तो फिर यही डालता हूँ मैं फिर आज कोशिश करके। ठीक, क्योंकि वो जो ये सुविधाजनक स्थिति है ये रास नहीं आ रही है आप लोगों को, ये देख रहे हैं। इसमें यह तो लग रहा है कि कुछ आपको ये फील हो रहा है कि क्या सर बच्चा बना दिया। छोटी क्लास में जैसे होमवर्क मिलता था लेके आओ कॉपी में कल दिखाना, तो यार अब हम पीजी में पहुंच गए, हम ये होमवर्क होमवर्क नहीं करते। ठीक है चलो असाइनमेंट ही मिलेगा, फिर आप तो असाइनमेंट करने के आप लोग आदि हैं तो असाइनमेंट ही सही, वैसे ही लिख के देते हैं असाइनमेंट, और विद इन टाइम विद फलाना उसके साथ अच्छा सा बना के कुछ। चलिए मिलेगा नो आपको फिर एक दो दिन में। सर, नो सर। ठीक है बेटा, हम याद दिला रहे हैं सबको पुराने दिन, इसी वजह भी रिवाइव हो सर जाता ना। वो बचपन की याद हर एक को अच्छी लगती है, उसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ, आपके बहाने मुझे भी याद आ रहा है कि मुझे भी ऐसे होमवर्क मिला करते थे। चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई वाली, जल्दी से। तो अब जो मैंने कल दिए थे, जिन्होंने भेजा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कुछ किया है और उसके बाद भेज नहीं पाए हैं वो भी उसको मिला ले। मेन बात है कि आप सीख अच्छे से जाएं, इसके लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात हुई थी। तो जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर और इतवार, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, एफओ। और मेरा सजेशन रहेगा कि जब आप इन क्वेश्चंस को हल करें तो जो मेथड जिसकी पिक मैंने आपको भेजी है इसको सिलेक्ट ना करिए। ठीक, इसमें बच्चों से गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। प्लीज़ प्रीफर द टैबुलर मेथड। ठीक, उस पर आप जाइए, ये मेरी राय है। बाकी अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं तो उसको भी कर दीजिए, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। किसी से कोई ऐसा नहीं है कि इसको आप करोगे तो ज़्यादा मार्क्स हैं, इसको करोगे तो कम मार्क्स हैं, पर वो प्रेजेंटेशन के लिहाज से भी ज़्यादा बेहतर है। तो फटाफट से आपको टेबल बना लेनी है, डेज लिख देने हैं, डेज के बाद आपकी जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक, एक्सपेक्टेड, वो लिख दीजिए एफ ई सारी की सारी आपकी 12 है, क्योंकि जब आपने इन सारे नंबर ऑफ बस एक्सीडेंट्स को कैलकुलेट किया होगा तो यू विल गेट द 84 डिवाइड बाई 7, ये मैंने कल भी बता दिया था। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 12 ये सारी भर दीजिए। जिन्होंने करके मुझे भेज भी दिया है वो भी साथ ही साथ देख लें, सही होगा उनका वैसे तो। और बाकी ऑब्जर्व्ड आपको गिवन है, तो 14, 16, 8, 12, 11, 9 इस तरीके से आप उनको उतारते चले जाइए। उसके टेबल जो आपका कॉलम आ रहा है उसके ऊपर आप लिख दें एफ ओ। ठीक, यहाँ तक का काम आपका हो गया है। अब अगला जो आपका कॉलम बनना चाहिए, अगला कॉलम आपका बनना चाहिए एफ ई माइनस एफ ओ, एफ ई माइनस एफ ओ। इस कॉलम में आप एफ ई एफ ओ माइनस एफ ई, सॉरी एफ ओ माइनस एफ ई, ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड घटानी है। तो एफ ओ माइनस एफ ई वाले कॉलम में अब आप एफ ओ की वैल्यूज जो भी हैं उनसे एफ ई को घटाते हुए अपने कॉलम में सारी वैल्यूज को भर लें फटाफट। तो एफ ओ माइनस एफ ई में पहले 2, फिर 4, फिर -4, फिर 0, फिर -1, फिर -3 और -2, ये मिल जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इस एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर, होल स्क्वायर, एफ ओ माइनस एफ ई जो ये आपका वैल्यूज आई इनका होल स्क्वायर। तो फिर पहले आएगी 4, 16, 16, 0, 1, 9 एंड 4। तो आप कहाँ तक पहुँच गए, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर। अब आपका फार्मूला ये बोलता है कि इसको डिवाइड कर दीजिए एफ ई से, तो एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई द एफ ई, ये आपका अगला कॉलम बन जाएगा। ठीक, तो उस अगले कॉलम में अब आपको करना यही है कि 4 डिवाइडेड बाई द एफ ई 12, देन 16 डिवाइडेड बाई 12, हर एक को 12 से डिवाइड करते चले जाइए, तो सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। 0.333, 1.333, अगेन 1.333, 0, देन 0.083, 0.750,
0.333 एंड 4.165। अब इसका आपको समेशन कर देना है। बस आपने अपने आप ही सारा का सारा कॉलम में डिसाइड कर लिया, तो इसका समेशन लगा दीजिए, तो 4.167 ये आपको मिल गया। ठीक, यही आपका टेस्ट स्टैटिक है, का स्क्वायर वैल्यू है। आपका फॉर्मूला भी यही बोल रहा था कि द सम टोटल ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से आपको एक्सपेक्टेड घटानी है, उसका होल स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो आपको फाइनली वैल्यू मिल गई विच इज 4.165। अब आपको देखना है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5% पर ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, जल्दी से बताइए। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस टेबल का जो ये डिस्कस हुई, रो -1 मल्टीप्लाई बाय द कॉलम -1। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, कॉलम आपके लिए ये जो आपने टैबुलर फॉर्म में बनाया ये सारे कॉलम नहीं है। कॉलम आपके लिए कितने बनेंगे, दो, एक ऑब्जर्व का एक और एक एक्सपेक्टेड का, बस। ठीक, अगर और ज्यादा ऑब्जर्व हो आपके पास तब कॉलम 3 या 4 बन सकते हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो दो तरीके की फ्रीक्वेंसी है आपके पास, तो दो तरीके के कॉलम। हाँ, रो कई सारी बन जाएंगी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ठीक है, तो रोज में आपके नंबर ऑफ डेज कई सारे आ जाएंगे, तो R-1 मल्टीप्लाई बाय द C-1, तो 7 दिन है, 7 - 1 एक वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू आ गई 2 - 1, तो 6 × 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना मिलेगा, 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पर 5% के हिसाब से अब आपको अपना सिग्निफिकेंस लेवल उस टेबल में ढूंढना है। इतना काम करके मुझे बताइए क्या है सिग्निफिकेंस लेवल इन द काई स्क्वायर टेबल। कल देखना सीखा था ना हम लोगों ने। तो 6 Yes, डिग्री sir. के पर 6 डिग्री के फ्रीडम पर 5% की वैल्यू क्या होगी? Sir, 0.676. 0.676। अच्छा, सर और कोई? हम्म, No, sir, गलत. 12.59। सर यस, 12.59। हाँ बेटा। तो ये देखिए, आप जो स्मिता के और वैभव के आंसर हैं वो यस, सही है। 12.52 ठीक, आ रहा है। सर आप जरा आप देखिए बेटा कहाँ गलती आपसे हो रही थी, उसको जरा ढूंढ Yes, sir, लीजिए। वो टेबल दूसरा खोल दिया था इसीलिए वो हाँ, लिखा गया. ठीक बेटा। तो ये है, खाली ये चीज़ें इसीलिए होती है कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हम लोग सीख पाए, इसलिए करना ज़रूरी है। तो 6 डिग्री के फ्रीडम पर 5% के हिसाब से द टेबल वैल्यू यू विल गेट, जो टेबल वैल्यू आपको मिलेगी वो अब आपको मिल गई है 12.59। नल हाइपोथेसिस बताइए क्या रखी है आपने, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रखी है आपने, एंड देन व्हाट इज योर कंक्लूजन, क्योंकि अब आपके पास टेस्ट स्टैटिक आ चुका है। ठीक है ना, का स्क्वायर आपको मिल चुका है विच इज 4.1 कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 65 समथिंग, और टेबल वैल्यू भी आपको मिल चुकी है जो कि है 12.59। तो नाउ अब आपको मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द null hypothesis you have decided, and what is alternative, and in this given case what is your decision or conclusion। और बेटा ये जो पूरा काम है मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से, ये जो पूरा काम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पूरे काम में आपकी जो वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो ये सही हो, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये मत दिमाग में रखिएगा कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो पूरे नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो आपकी वैल्यू सही हो, इस पर निगाह रहती है। इससे ज्यादा अच्छे एग्जामिनर की निगाह इस पे होती है कि आप कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं। ठीक, हाइपोथेसिस क्या डिसाइडेड है आपकी और आप कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं, ये आपके लिए हाई स्कोरिंग या इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर क्रिएट करता है। बताइए। यस, नल और अल्टरनेटिव क्या डिसाइड की थी आपने इसमें? इसके
केस में नल हाइपोथेसिस क्या है? यस बेटा, नल हाइपोथेसिस क्या है इस केस में? टेस्ट तो लगा लिया आपने, वैल्यू निकाल ली और अभी आपने वो देख भी लिया। अब आपको इतना तो आएगी, आप बता देंगे कि ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। इतना तो आप बता ही देंगे हमको। पर क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या रिजेक्ट कर रहे हो, ये बताओ। एक्सेप्ट तो आप इसको कर लोगे क्योंकि ये वैल्यू है 12 पॉइंट कितने से कम आ रही है, तो आप लिख दोगे एक्सेप्टेड। ठीक, पर क्या एक्सेप्ट किया या क्या रिजेक्ट किया? प्लीज जल्दी करें, हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यार जिन लोगों ने सोल्यूशन भेजे हैं वो भी शांत हैं, क्या बात है? क्या नल हाइपोथेसिस ली थी आपने? 5%। 5% तो बेटा सिग्निफिकेंस लेवल होता है, ठीक ना? 5% या जो ये सिग्निफिकेंस लेवल है, या इसको कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा पी वैल्यू, मीन्स द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। बड़ा अच्छा किया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कोई ना कोई कुछ बोले। तो अगर आप बोलोगे तो इंसाइट मिलेगा, मुझे समझ आएगा कि कहाँ तक जा करके मुझे काम करना है। तो ये जो 5% है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, कहीं पे बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि जो भी हमारा डेटा सेट है इसमें हम आंसर के लिए 5% मान के चलते हैं कि ये गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 95% तक सही है। मतलब अगर हम इस चीज को बाय द टेस्ट बोलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम 95% तक सही हैं। 5% तक डिविएट हो सकते हैं, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड देयर समराइजिंग एंड मेकिंग द टेस्ट ऑन हिम इज, उसमें कुछ न कुछ एरर्स के चांसेस जुड़े हुए होते हैं। इतना ही होता है बेटा इसका काम केवल। ठीक, कहीं पर भी आपको 5%, 10% या जो भी सिग्निफिकेंस लेवल मिल रहा है, मीन्स यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर टेस्ट और योर आंसर कि हाँ इसमें इतने परसेंट तक की ड्यू टू द नेचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स गलती हो सकती है। इतना है इसका देसी मतलब एकदम, जो आपको हो जाना चाहिए। कहीं पर भी 5% या जो भी सिग्निफिकेंस वैल्यू, इसके 3-4 नाम मैंने आपको बता दिए। कहीं कॉन्फिडेंस लिमिट बोल देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बोल देगा, कहीं सिग्निफिकेंस लेवल बोल देगा, कहीं प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोल देगा। ठीक, तो इसके इधर इफेक्ट है, प्रोबेबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी टू गेट रिजेक्टेड। तो 95-5 का रेशियो ये है इसका मतलब, केवल बस कि आपका जो आंसर है इसमें ये चांस है कि हो सकता है आपसे गलती हो जाए। नल हाइपोथेसिस बनाइए, बताइए क्या एक्सेप्ट किया आपने, क्या रिजेक्ट किया, कंक्लूजन। सर 12.59। ये तो नल आपको से टेबल, रिजेक्ट होगी और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट। हाँ ये भी बात ठीक है। 12.99 का पहले मैं जवाब दे दूं, 12.59 तो टेबल वैल्यू है। इसके नीचे जो हो वो एक्सेप्ट करना है, इसके ऊपर जो हो वो रिजेक्ट करना है। इसका नल हाइपोथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। और जो ओके हिमांशी जी ओके। बता रही हैं ये भी बात ठीक है कि ये नल वो जो है वो उसके नीचे एक्सेप्ट होगी, उसके नीचे रिजेक्ट होगी। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, ये भी बात इन्होंने हिमांशी ने बताई, ठीक है। रिजेक्ट होगी, मैं पूछ रहा हूँ नल हाइपोथेसिस क्या बनाई, लिखोगे भी तो। कुछ वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रॉब्लम दी गई है नैरेट करके, तो आपके आंसर भी तो उसी टर्म्स में आने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना आप? आपको एक प्रॉब्लम दी गई कि ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, फलाना होता है, ढिकाना होता है। जो ये प्रॉब्लम आई उसको स्टेट्स लगाना नहीं आता। अब आपने सारी स्टेट्स स्टेट्स लगाई, उसको बताने जाओगे तो क्या बताओगे? का स्क्वायर लगाया हमने, 12.5 आया था, तुम्हारा 4.1 है तो एक्सेप्टेड। भैया का एक्सेप्टेड? बिल्कुल लेमैन की तरह सोचिए आप। क्या एक्सेप्ट, क्या रिजेक्ट? नहीं नहीं नहीं, वो जो तुम्हारा आया वो एक्सेप्ट। अरे क्या एक्सेप्ट, ये तो बताओ। मीन्स लिखेंगे क्या आप नल हाइपोथेसिस के आगे?
यस। सर इसी में तो दिक्कत है। अरे भाई शिवम यार, इतने सारे आंसर भेज रहे हो आप लोग, इसमें अभी भी दिक्कत हो रही है? मुझे तो लग रहा है ढेर सारी बात इस पे हो चुकी है। एकटा बेटा जया, तुम्हें कुछ कहना है? आपका हैंड रेज दिख रहा है, जया यादव। ओके, No, sir. धोखे से, ओके धोखे से हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बार बार समझाया और कई बार बताया। नल हाइपोथेसिस जो वैल्यू इस्टेब्लिश्ड होती हैं वही रख ली जाती है। जैसे पीछे के केसेस में जब हम लोग जेड टेस्ट लगा रहे थे तो आप देख रहे थे कि नल हाइपोथेसिस हमने किसको बना लिया, जो पॉपुलेशन का मीन, वो इस्टेब्लिश वैल्यू है। जैसे एक क्लास, उसमें बोल दिया जाए कि सब बच्चे ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक इस्टेब्लिश्ड वैल्यू हुई, एवरेज वैल्यू। इसको अगर हमने 4-5 बच्चे अगर निकाले अलग, तो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। निकाले ही अलग इसलिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये एवरेज क्या सब पे लागू हो रहा है, वरना हम निकालते ही नहीं। बहुत ध्यान से समझते जाइए। हाँ, अलग कोई चीज़, अगर जेड के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, फिर यहाँ पे आऊँगा। जेड टेस्ट क्योंकि आपने काफ़ी लगा लिया है, तो उसके एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। कोई सैंपल अगर हम अगर पिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मन में ये मंशा या डाउट है कि ये जो पॉपुलेशन का मीन है या जो इस्टेब्लिश वैल्यू है, ये सच ऐसा ही परफॉर्म नहीं कर रही है। तो दूसरा जो मैं लगातार आपको स्टेटमेंट देता हूँ कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो बनाई जाती है कि जो रिसर्चर चाहता है करना या जिधर उसका डाउट होता है। तो अगर हमें किसी स्टेब्लिश वैल्यू पे डाउट हुआ तो ही तो हम इस पे शिफ्ट करेंगे ना। लेकिन बनाई कैसे जाती है, हम जो चाहते हैं वो मुझे तब मिले कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। मतलब नल हाइपोथेसिस वो बनाई जाएगी कि जिसको एक्चुअली रिसर्चर रिजेक्ट कराना चाहता है, जैसे भी आप समझना चाहें, उसको वो रिजेक्ट कराना चाहता है, क्योंकि अब उसके मन में डाउट आया ना कि ये 5 अलग परफॉर्म कर रहे होंगे। वरना तो वो मान लेता कि हाँ ये एवरेज वैल्यू है, कुछ नहीं ठीक है, सब ऐसा ही है, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट आप कर रहे हैं मीन्स डाउट, डाउट है तो उस डाउट का आंसर आप चाह रहे हो कि हाँ ये डाउट मेरा सही है। तो अगर आपका डाउट सही है तो डायरेक्टली आप उसको नहीं बना रहे हो, वरना नल हाइपोथेसिस बन जाएगी दिस 5 स्टूडेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास। ऐसी नहीं बनती। नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या बनेगी कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज परफॉर्मिंग एज पर द स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन मीन है वो सही है, तभी तो आप लिखते हो नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब सब एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो फिर हम बोलेंगे हाँ देखा, जो मेरा डाउट था वही सही निकला। गेटिंग? क्योंकि जो भी इस्टेब्लिश की गई है वैल्यू, उसके पीछे काफ़ी सारा काम किया गया है, उसको कई लोगों ने स्थापित किया है, उसके पीछे वर्क है। तो हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि ये गलत है या इस परिस्थितियों में ये सही नहीं उतरता। तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से हम काम करेंगे, अपने सैंपल एम्पल के हिसाब से, फिर देखेंगे कि जो सही है वो उतर रहा है कि नहीं। नहीं उतर रहा तब हम कहेंगे देखा ये सही है यार। गेटिंग? अब इस केस में आ जाइए। तो इस केस में इस्टेब्लिश वैल्यू क्या बननी चाहिए आपकी? इस्टेब्लिश वैल्यू आपकी क्या बननी चाहिए? जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही तो स्थापित है कि हाँ यार, वहाँ अगर नॉर्मल पूछा जाए, किसी के पास डाटा ना हो ये कि इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो नॉर्मली क्या बोलेंगे आप? हाँ भाई सुनने में आता है उधर तो उस वाले रूट पे है ना, वो हफ्ते में 4-5 गाड़ी लड़ी जाती है। तो ये 4-5 या जो ये 7, ये क्या है? एजम्पशन है, और एजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपीरियंसेस। तो एक प्रकार की स्टैब्लिश्ड वैल्यू है। गेटिंग? ये एक प्रकार की स्टैब्लिश्ड वैल्यू है। ठीक है? तो अगर ये एक प्रकार की स्टैब्लिश्ड वैल्यू है तो ये क्या है, मतलब अब आप क्या बोलना चाह रहे हो काई स्क्वायर के टेस्ट के केस में कि ये एसोसिएशन है बिटवीन द एक्सीडेंट एंड द डेज, की एक डे में 7 एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने आपको बोला था ना कि ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक, तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जब आप रिजेक्ट कराओ तो फिर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो आप क्या बनाएंगे हाइपोथेसिस में कि ये 12 वाला जो है ये नल हाइपोथेसिस है कि द बस एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। क्योंकि अब आपके पास नया डाटा आ गया, नया डाटा आपका एक्चुअल है, ऑब्जर्व्ड है। तो मानी बात है आप यही आंसर चाहेंगे कि ये जो डाटा आ रहा है ये सही है, तो ये ऑल्टरनेटिव बनेगा। क्लियर? ये ऑल्टरनेटिव बनेगा। और एजम्पटिव क्या हो जाएगा कि 12-12-12 यार हर हफ्ते हो रहे हैं।
अब मतलब हर दिन हो रहे हैं। नॉर्मल अगर किसी से पूछा जाए ले मैन से खड़ा करके, यार उधर सुना बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या अंदाजा है तुम्हारा? अरे इस हफ्ते में तो सुना बहुत हो गए। तो बोले हाँ यार हमको भी कुछ अंदाजा है, हफ्ते में हो जा रहे हैं 6 7 8 कुछ, ऐसे बोलेगा वो। तो ये एजम्पशन है, इसको चैलेंज करना है। तो इस एजम्पशन को हम मान लेते हैं कि हाँ सही है तुम्हारी बात, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू द बर्थ एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स 12 पर डे। ठीक, अब आप उसको चैलेंज कर रहे हो काई स्क्वायर के थ्रू। ठीक, तो आप बोलोगे कि ये जो एक्चुअल डेटा है ये करेक्ट है हमारा, लेकिन अब हो क्या रहा है इसमें कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है। तो अगर एक्सेप्ट हो रही है तब आपका कंक्लूजन या कमेंट आएगा कि द बस एक्सीडेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वास्तव में इनका एवरेज जो है वो 12 के ही इर्द गिर्द है, इसके ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि किसी दिन कम है किसी दिन ज़्यादा है। तो ये उसके, आप देखो ना इसमें कोई बहुत आउटलायर फिगर नहीं आ रही है। इस कारण से ये आपको रिजल्ट टेस्ट के ऐसे नहीं मिले। अगर कोई फिगर्स इसमें बहुत आउटलायर हो जाती है 12 से, दूर की वैल्यूज हो जाती हैं, यानी किसी दिन 2 एक्सीडेंट हुए होते, आप करके देख लेना ना किसी फिगर को बदल के 2 फिगर को, कि किसी दिन आप 1 या 2 एक्सीडेंट डाल लो जहाँ पर ये 12 14 16 दिखा रहा है, और किसी दिन उठा के 20 22 डाल दो, फिर आप अपनी टेस्ट स्टैटिक देखो चेंज हो जाएगी। ठीक, कुछ समझ आया कि नल क्या लेनी रहती है? नल वो हाइपोथेसिस लेनी होती है कि जो हमारी मान्यता है उसको हम मान रहे हैं। ठीक, जब वो रिजेक्ट हो जाएगी तो हम ये मानेंगे कि हाँ भाई जो हम सोच रहे थे बोल रहे थे वो सही है। ठीक, और अच्छे से अगर समझना है डिटेल, तो आप ये समझो कि जो एक्चुअली रिसर्चर करना चाहता है, जो उसके पास एक्चुअल या ऑब्जर्व डेटा है, उसको ऑल्टरनेटिव पे ले जाएगा अधिकतर, क्योंकि वही तो उसका डाउट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते। कुछ पूछना है इस पे? कुछ बात क्लियर हुई बेटा शिवम? फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्लियर हो जाएगा। यस सर, यस सर। तो अब जल्दी से हम लोग दूसरे उस पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। और दूसरा था, कौन सा था यार? यस, उसका था कुछ ड्रग्स से रिलेटेड। फॉलोइंग द रिजल्ट्स रिलेटिंग टू द इम्यूनाइजेशन फ्रॉम टीबी ऑफ एनिमल्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। ये कुछ एक्सपेरिमेंट में आपके लिए सामने आया कि जितने लोगों को, जितने उन पशुओं को दवा दी गई, उसमें से 12 जो है डाइड हो गए या बीमारी से पीड़ित हो गए। 24 पर बीमारी का कोई असर नहीं हुआ, टोटल था 36। जिनको दवा नहीं दी गई उनमें से ग्रस्त होने वाले या पास ऑन हो जाने वाले 16 और अनअफेक्टेड रहे 8। टोटल था 24। टोटल 60 थे आपके लिए जिन पर दवा या दवा दी गई नहीं दी गई मिला के। ठीक, ये डेटा है आपके पास। अब आप जल्दी से बताइए कि दूसरा जो डेटा आपने वर्कआउट किया वो क्या है, और उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके लिए क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें आपको सीधी सीधी दिख रही है 2 - 1 2 - 1 = 1। तो डिग्री फ्रीडम में नहीं पूछूंगा। 5% पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी आपको पता ही है, तो वो भी पूछना बेकार है। तो आप मुझे ये जो नई कैलकुलेटेड आपकी आ रही है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो मुझे बताइए क्या आ रही है। ऑब्जर्व आपको गिवन है, और इसके बाद टेस्ट स्टैटिक का रिजल्ट और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये बताइए। यस, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज सबसे पहले बतानी है आपको। यस बेटा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेंगी, क्या करना होगा इसमें? कल वाला जो एग्जाम्पल था उसी की बिल्कुल ट्रू कॉपी है, उसका जुड़वा भाई है, कुछ करना नहीं है आपको।
उसी तरीके से सारी वैल्यूज को रखते चले जाइए और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बताइए। सर 16.8 है फर्स्ट की। ओके 9. हाँ, तो राउंड ऑफ बेटा आप कर सकते हो, ठीक है, 17 कर लो। Yes. Second 19.5. हाँ, एक्चुअली बेटा क्या है कि ये दवा से रिलेटेड है ना, तो कितने इंजेक्शन लगे अब इसको हम पॉइंट में तो नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टेस्ट स्टैटिक है, क्या उसका नेचर इस तरीके का है कि उसको हम डेसिमल में ले जा सकें। वी आर जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द नंबर्स, इन नंबर्स किसी इंफॉर्मेशन का आउटकम है। तो अब अगर ये कितने लोगों को लगी की बात कर रहा है, तो हम अगर 16.8 पे पहुंच रहे हैं तो 17 आदमी मान लें तो ज़्यादा बेहतर है, या 17 जानवर मान लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, 16.8 बड़ा झगड़ा हो जाएगा कि पैर को दवा लगाई नहीं कुछ ऐसा करना पड़ेगा तब ये डेसिमल सेट हो पाएगा। तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो 17। अगला मुझको हिमांशी बता रही थी 19 पॉइंट समथिंग, तो आप 19 ले सकते हैं। ठीक, अब नॉन इंकुलेटेड में आ जाते हैं। Sir, first 11 सारे approx 11 sir. ओके, और second 13 approx. 12. ठीक। Yes sir. 13. 12 और 13 का झगड़ा हो रहा है, तो 12 की क्या वैल्यू आ रही है कनिका? 12.8 आ रही है सर approx 13. Sir 12.8. हाँ 8 आ रही, तो आप राउंड ऑफ करो। मैंने आपको देखो Yes, बेटा sir. अच्छे से रटाया है कि आपका रो का टोटल और कॉलम का टोटल मैच करना चाहिए। पहली बात, जरा सा भी कंफ्यूजन हो जाए आप फौरन करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। और ग्रैंड टोटल भी मैच करना चाहिए, वो तो तभी मैच करेगा कि जब रो और उसके कॉलम मैच करेंगे। और जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं कि आदमी है, किसी को लगाया गया है, तो आप राउंड ऑफ फिगर लीजिए। हम 12 पॉइंट कोई आदमी नहीं कर सकते, या तो हम 12 करेंगे या तो 13 करेंगे। एक अगर 13 हो जाएगा तो इधर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। तो 13 रखेंगे हम लोग। अब आप इसके रो के और कॉलम के सारे टोटल हो गए आपके पास। अब आप अपनी जो आगे का काम है एफ ओ माइनस एफ ई वो कर सकते हैं, फिर एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर एफ ओ माइनस एफ ई डिवाइडेड बाई द एफ ई निकाल सकते हैं, फिर उसका सम टोटल निकाल सकते हैं। तो कई लोगों ने तो मुझे भेजा भी है, तो उन्होंने निकाल भी लिया होगा। तो मैं आपको वैल्यू फाइनली इसकी आ रही है सारा सम टोटल निकालने के बाद 6.98। एग्रीड? Yes sir. तो आप 6.98 पर आपकी टेस्ट स्टैटिक वैल्यू आई, मीन्स द काई स्क्वायर वैल्यू। और टेबल बोलता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% के सिग्निफिकेंस लेवल के साथ वैल्यू बनती है 3.84। ठीक, so the value which is found by the test static is higher than the table value, then the test is rejected। ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक की बात सही है ना? अंदर होना चाहिए इसके, ये ऊपर चला गया तो रिजेक्ट है। अब अगर ये रिजेक्ट है तो सवाल मेरा ये है आपसे वही पुराना, इसकी नल हाइपोथेसिस क्या थी, इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या थी, और ये जो आपको काम करने को दिया गया कि दवा लगाएं और इतने लोगों पे बीमार हुए, इतने मर गए, इतने बगैर लगे थे, इतने लगे हुए थे, इस सब से आप रिजल्ट क्या दे रहे हो। और ये जो आपका इस समय पीरियड चल रहा है, इसमें इस बात की बहुत ज़्यादा एनालिसिस है। आप देखते हो ना, अब ये दवा की टेस्टिंग हो रही है, इतने लोगों पे लगाई गई, तो यहाँ पे वो टीका लगाने के बाद उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसकी सबकी स्टडी है। ये सारे टेस्ट अप्लाई होते हैं एक तरीके से, ठीक ना, कि किस पे कितने परसेंट आया, फिर वो मेडिकल टर्म्स में उसके और इंटेंसिव रिजल्ट पे जाते हैं। हम केवल आपको एक कनेक्ट दे रहे हैं कि इसका यूज है। तो आपके लिए नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, इसमें ऑल्टरनेटिव क्या बनेगी, फिर कंक्लूजन क्या बनेगा। अगर 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो पूरे 10 या 12 आपको तभी मिलेंगे जब आपकी नल और ऑल्टरनेटिव सही लिखी होंगी और कंक्लूजन आपने अच्छा लिखा होगा। कंक्लूजन अगर आपने बड़ा अच्छा लिख दिया तो एग्जामिनर चाह कि भी 10 या 12 से तो ज़्यादा नहीं दे पाएगा, लेकिन इम्पैक्ट आपका इतना अच्छा हो जाएगा उसके ऊपर कि वो आगे के भी जो इवेल्युएशन है उसमें आपको अच्छी निगाह से लेके चलेगा, थोड़ा सपोर्टिव हो जाएगा। करेक्ट? क्योंकि रटी हुई चीज़ें
तो हर आदमी सही लिखता है यार। जिसने और अच्छी डेफिनेशन याद कर ली वो और अच्छा लिख लेगा, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है वो अपना राइटिंग से काम बढ़ा लेगा। लेकिन ये कंक्लूजन्स और ये इसके लिए पता चलता है कि आपने क्या स्टडी इन डेप्थ की है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, नल क्या बनाई आपने इसमें, ऑल्टरनेटिव क्या बनाई और कंक्लूजन क्या है। और ये नल और ऑल्टरनेटिव और कंक्लूजन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जेड टेस्ट में भी आपको यही काम करना है और टी टेस्ट में भी यही काम करना है। वहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है कि वहाँ आप उठा के पॉपुलेशन मीन को ही डायरेक्ट बना देते हो नल हाइपोथेसिस, कोई झगड़ा ही नहीं। ठीक, तो अब इसमें बताइए आप नल हाइपोथेसिस यहाँ पे तो आप लिख नहीं सकते कि इज इक्वल टू म्यू, यहाँ तो कोई 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी आपको, तो वो 2 लाइन क्या लिखेंगे आप, और अल्टरनेटिव की 2 लाइन क्या लिखेंगे आप, कंक्लूजन क्या होगा आपका। खूब सोच लीजिए, मैं आपको पूरी जो हमारा आपका डिस्कशन है कल की क्लास में, उसमें जब मैं आपको काई स्क्वायर का थोड़ा सा थ्योरी बता रहा था तो 2-3 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के नेचर हमने आपको बताए थे, उनसे आपको ये सारा वो मिल जाएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट, इसका एक टेस्ट किन किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या नल बनानी चाहिए, क्या अल्टरनेटिव बने। हमको लग रहा है एक प्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा यार तुम लोगों का, तभी काम चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं। एक अच्छा सा कोई प्रॉब्लम कुछ करके कोई प्रेजेंटेशन हो जाए तो फिर सब तैयार हो जाएंगे, एकदम धुआंधार हो जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ अप्रिशिएबल है कि आप लोग ध्यान जरूर दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा जो ये हेजिटेशन आ रहा है वो बहुत जल्दी आपका दूर हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरत है थोड़ा आगे बढ़ के केवल आपको बताते रहने की। ठीक, गलत हो सही हो, अगर आप बताते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप प्लीज़ टेक द इनिशिएटिव और बताइए क्या नल हाइपोथेसिस आप रख रहे हैं। गलत से ज़्यादा कुछ नहीं होगा यार, और सही हो गई तो बल्ले बल्ले, क्या बात है। और क्लास इज द प्लेस, मैं पहले भी एक आध बार बोल चुका हूँ, वेयर इश्यूज आर रिजॉल्व। कोई भी इशू है तो उसका खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो बेटा मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं अपने हिसाब से अपनी बात फिर बता दूंगा, दोहरा दूंगा। लेकिन जो होता है ना कि उसी फॉर्म में वो चीज़ मिले कि जिस फॉर्म में व्यक्ति कंसीव करना चाहता है, उसके अप्रोप्रिएट, तो वो बड़े अच्छे से दिमाग में चली जाती है। दैट इज़ वाई ऑलवेज आई इंसिस्ट, प्लीज़ प्लीज़ आस्क। तो आपकी तरीके से जब आपको हम कन्वर्ट करके ट्विस्ट करके आपको दे पाएँ तो आप अच्छे से समझ लेंगे उसे। ठीक, इसलिए केवल बताइए आप इसमें नल हाइपोथेसिस क्या रखने वाले हैं, क्या ऑल्टरनेटिव है और क्या कंक्लूजन है। नहीं बता रहे हो, क्या हो गया यार, 11:15 बज रहा है, बता दे यार, अभी 12 नहीं बजा है। प्लीज प्लीज एनीबॉडी। कुछ कंफ्यूजन हो रही है 14 समझ सर, 14 क्या बेटा, वैभव आपका ये मुझे चैट दिख रहा है, 14 क्या लिखा है आपने। 14 सर, ये क्या चीज है 14 बेटा, वैभव वैभव जायसवाल। नल हाइपोथेसिस 14 हो सकती है। बेटा इस केस में जहाँ काई स्क्वायर टेस्ट है, आप कभी भी वैल्यूज को नल हाइपोथेसिस मत बनाइए। ये केवल जेड टेस्ट में आपके लिए काम कर देगी, क्योंकि वहां पर स्टेब्लिश वैल्यू हमारी मीन होती है। ठीक, तो हम पहले लिखते क्या हैं, बहुत ध्यान दीजिए, हम जेड के केस में लिखते क्या है,
नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू मतलब स्टैब्लिश वैल्यू, तो हम लिख देते हैं इज इक्वल टू म्यू, और म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन का मीन, कि ये सारी पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि उस म्यू की क्यों न्यूमरिक वैल्यू होती है, तो उसके आगे हम न्यूमरिक वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन टेस्ट ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट में आप नल हाइपोथेसिस वैल्यू में ले नहीं सकते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान बात समझ लीजिए। हाँ, ये कुछ बात थोड़ी थोड़ी सही लग रही है कि एस्टैब्लिश वैल्यू इज नॉट डिपेंडेंट, और इसको अब हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो ये स्मिता जी लिख रही हैं, बेटा ये कल की जब भी क्लास में हमने पहले आपको डिस्कस किया था कि ये जो टेस्ट है क्या बोलता है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, याद आ रहा है? तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ये ऑलवेज है, यही इसकी स्टेब्लिश वैल्यू है कि जो दो हमारे वेरिएबल्स हैं वो आपस में स्वतंत्र हैं। मैंने यही तो बोला था कि ये दो जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हम टेस्ट ये करना चाहते हैं कि ये आपस में डिपेंडेंट हैं, इनका कोई एसोसिएशन है। बात समझ आ रही है? हम टेस्ट ये करना चाहते हैं कि इनका आपस में कोई एसोसिएशन है इन दो वेरिएबल्स का, जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि कोई दवा दी जा रही है, our null hypothesis is rejected and we can say that the attributes are not independent। हाँ, इसको आप लिख सकते हो, ये बात ठीक है हिमांशी की, ठीक, कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट हैं, ठीक। लेकिन अगर और अच्छे से इसको हमको लिखना है, ये तो कौन सी लैंग्वेज है बेटा, ये पूरी की पूरी लैंग्वेज काई स्क्वायर टेस्ट की बुकिश लैंग्वेज है, ये तो लिखे हैं आप। लेकिन आपको प्रॉब्लम किस रूप में दी गई है, प्रॉब्लम आपको इस रूप में दी गई है कि कोई दवा थी, वो टीबी की दवा थी, वो एनिमल्स को इम्यूनाइज करती थी। तो आपका जवाब, मैं क्या बोलता हूँ कि जो ये जवाब इस टर्म में आए, जिस टर्म में क्वेश्चन है, तब इम्पैक्ट है पूरा। ये जो जवाब है ये बहुत अच्छा है, जो आपने लिखा ये करेक्ट जवाब है, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये तो लिखना है, पर कंक्लूजन रिजल्ट क्या लिखना है, ये तो काई स्क्वायर का रिजल्ट है। प्रॉब्लम का क्या आंसर है आपके पास, प्रॉब्लम का आंसर ये है बिकॉज दिस two variables are dependent, then we can say the use of drug is directly attached or have some impact on the animals regarding the immunization of TB। ये बात आप लिखेंगे तब आपकी बात सही होगी पूरी। गेटिंग? Yes, sir. जब ये दोनों डिपेंडेंट हो गए, तो यही तो हम जानना चाह रहे थे यार, कि ये जो मैं बार बार बोलता हूँ, रिसर्चर जो जानना चाहता है वो ऑल्टरनेटिव बनेगा। रिसर्चर क्या जानना चाहता है कि ये जो दवा दी जा रही है टीबी की, क्या इसका असर हो रहा है, क्या ये दवा देना उचित है, इसका फायदा होता है, ये जानना चाहता है। तो ये ऑल्टरनेटिव है, मतलब डिपेंडेंसी जानना चाहता है वो। तो वो किस चीज को रिजेक्ट कराना चाहेगा, इंडिपेंडेंसी को। वो डिपेंडेंसी जानना चाहता है कि ड्रग्स का बीमारी के साथ कुछ डिपेंडेंसी है, कोई एसोसिएशन है। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी इसका नाम इसलिए होता है कि क्या कोई एसोसिएशन है, ये जानना चाहता है वो। तो रिजेक्ट क्या कराएगा वो, हम बार बार बोलते हैं ना, जो हम जानना चाहते हैं उसको हम सेकेंडरी रखते हैं, पहले इनकी बात हो जाए, अब इनकी ना मानी जाए तो मेरी मान लो। ऐसे ही मैंने आपको समझाया है ना, तो ऐसे भी याद रखिए, पूरा काम हो जाएगा। हम जानना ये चाहते हैं क्या इस दवा का इस बीमारी के साथ रिलेशन है, मतलब डिपेंडेंसी। तो हम टेस्ट क्या करेंगे, इंडिपेंडेंसी। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी हमारी, कि देयर इज नो रिलेशन और द वेरिएबल्स रिगार्डिंग द affection of animals against the drug of TB is two separate or independent variables। ये नल हाइपोथेसिस अच्छी बनाइए आप। ऑल्टरनेटिव ये बनाइए कि देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन द drugs, inoculation and the immunization of TB। लास्ट में कंक्लूजन आया आपका, जो इन्होंने लिखा कि द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट और दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये तो आपको लिखना है, रिजल्ट में क्या लिखना है, सो वी कैन सजेस्ट और वी कैन कंक्लूड दैट द inoculation of this drug is helpful in the immunization of TB in animals। ये कंक्लूजन है।
इज देयर एनी डाउट? अब आपके कोई भी डाउट रह रहा है बेटा दिमाग में तो अभी पूछ लीजिए, फिर ये नहीं बताइएगा कि ये तो आखिरी तक यार हाइपोथेसिस समझ ही नहीं आई, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाए. नाउ इट इज योर टाइम टू रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट मी एंड प्रोवाइड मी सम एरिया वेयर यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी. कोई क्वेरी बेटा अब जनरेट हो रही है? प्लीज शर्माइए नहीं भाई. अगर ये ओपन क्लास ऑफलाइन चल रही होती ना तो एक आध को मैं खड़ा कर लेता तक, हाँ यार तुम बताओ. अब ऑनलाइन में तो मैं ये नहीं करूंगा, नहीं पता लगा वो बच्चा आगे आने ही बंद कर देगा. ये यार एक तो क्लास में जाओ, ऊपर से ये नाम ले लेके पूछने लग जाते हैं, बहुत बददुआ मिलेगी. तो यार मैं सावन में बददुआ नहीं लेना चाहता. हाँ बताइए, कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? अब कुछ बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो अच्छे से इसको बेटा Yes, दिमाग sir. में बैठा लेना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे बैठा लेना. कितनी भी कठिन प्रॉब्लम बन जाए आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. दिक्कत कहाँ जाती है? जब हम स्टडीज को अपने से थोड़ा दूर मानते हैं और इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जैसे किताब समझाना चाहती है. किताब की तरह से हम जिंदगी तो जीते नहीं, जिंदगी जीते हम अपने तरीके से. तो कोशिश यहाँ तक होनी चाहिए कि जो चीज़ें किताब की हैं उनको हम नॉर्मल हिसाब से अटैच करके चीज़ों को समझ लें, तो आप कभी नहीं भूलेंगे. फिर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर ले जाएंगे. तो अच्छे से रट लीजिए. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब रिसर्चर वो चाहता है करना या अपनी बात को वो ही चाहता है वो, और वो अपनी बात को सही साबित करना चाहता है थ्रू द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. लेकिन वो बेचारा बड़ा शरीफ है, वो ये चाहता है मेरी बात तब मानी जाए कि जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको रिजेक्ट हो जाए वो तब. ठीक, ये ऐसे याद कर लीजिए, किसी तरीके की हाइपोथेसिस में कभी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक, अच्छे से समझ लीजिए. ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. अब इसमें एक पॉइंट मुझे आपके साथ और डिस्कस करना है कि अब मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें आपको इसमें समझ आ चुकी होंगी. तो अब एक पॉइंट मुझे आपके साथ और डिस्कस करना है इन दिस काई स्क्वायर टेस्ट, कि काई स्क्वायर टेस्ट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट या वर्किंग तब तक होता है कि जब तक आपकी फ्रीक्वेंसीज जो आप ले रहे हो ये किसी भी केस में 5 या 5 से ज़्यादा हों. ठीक है ना, जो आपकी ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं इनका अगर नंबर 5 के नीचे जाता है तो ये माना जाता है कि फिर आपका जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, तब आपको इसका अप्लाई नहीं करना चाहिए. ठीक, ये तो हो गया इसका एक सेट रूल. अब इसको करेक्ट करने के लिए एक साहिबान हुए, उन्होंने इस पे कोशिश की कि यार मान लो कोई हमारे पास ऐसा डेटा है कि जिसमें चाह कर भी हम 5 से कम की वैल्यू आती है और इसको जो है वो हटाया नहीं जा सकता और टेस्ट भी करना ज़रूरी है, कोई दूसरे टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं, काई स्क्वायर सबसे बढ़िया है, वही लगाना है इस सिचुएशन में. तो उन्होंने कुछ काम किया और कुछ खोज की और एक करेक्शन दिया, उसको बोलते हैं येट्स करेक्शन. YATE' येट्स करेक्शन. ये कोई मिस्टर येट्स हुए हैं, येट, उन्होंने ये करेक्शन दिया है. ठीक, उन्होंने ये करेक्शन दिया कि अगर किसी सेल में, जैसे आपको जो पीछे प्रॉब्लम दी गई, इनमें कुछ वैल्यूज को हम लोग चेंज कर देते हैं. अब ये जो आपके पीछे वाली प्रॉब्लम थी ना, इसकी बेस लाइन आप वही रखिए कि ये टीबी की दवा है और जानवरों में दी जा रही है. इनकुलेशन भी रखो, वैसे ही नॉन इनकुलेशन भी रखो, वैसा ही टेबल बना लो. ठीक है, अब आगे भी रख लो कि अफेक्टेड और अनअफेक्टेड, 2 कॉलम आगे आपके बने थे ना कि डाइड और अफेक्टेड और अनअफेक्टेड, वैसे कॉलम भी बना लीजिए, टोटल भी बना लीजिए. अब वैल्यूज मैं बोले दे रहा हूँ, उनको फटाफट आप लिख लीजिए. तो जो पहला कॉलम और पहली रो का जो सेल बन रहा है मीन्स द इनकुलेटेड विद द वैक्सीन एंड दे गेट अफेक्टेड विद द डिजीज और डाइड, उसमें वैल्यू लिख लीजिए सिंगल नंबर 2. उसके आगे रो में कि द एनिमल्स गेट इनकुलेटेड बट सर्वाइव्ड और अनअफेक्टेड, उसमें आप वैल्यू लिख लीजिए 10. तो रो का जो टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 12.
ठीक है। अब नीचे लिख दीजिए नॉन इनकुलेटेड, जिनके ऊपर दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो अफेक्टेड या डाइड हो गए 6, और वो अनअफेक्टेड या सरवाइव्ड रहे 6, दोनों केस में 6-6। तो सेकेंड रो का टोटल भी आपका आ जाएगा 12। अब कॉलम का टोटल लगा लीजिए, तो डाइड और अफेक्टेड के कॉलम का टोटल आएगा 8, और जो सर्वाइव्ड और अनअफेक्टेड इनके कॉलम का टोटल आएगा 16। तो ग्रैंड टोटल आपका आ जाएगा 24। यहां तक की बात सही? Yes, sir. अब काम है आपके लिए आगे, और वो काम है आपके लिए आगे कि 8 करेक्शन को लगाना, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक 2 की वैल्यू मिल गई है। तो अच्छे से बोलता जा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको करिए और मुझे भेजना है आपको, ठीक? तो फिर आगे इस पर नेक्स्ट क्लासेस में बात होगी। अभी के हिसाब से तो मुझे लग रहा है हम लोग का टाइम इतना है कि अभी हम आपको केवल समझा पाएंगे। 8 करेक्शन ये कहता है कि जिस सेल में आपको 5 से कम की वैल्यू मिल जाए, उसमें आप +0.5 कर दें। ठीक? सर रिपीट कर प्लस दीजिए। +0.5, +0.5 कर दें उस सेल में। जैसे जहां आपको 2 मिला है वहां पे कर दीजिए +0.5। तो जब आप उसको +0.5 करोगे तो उसी अकॉर्डेंस में आपको मैट्रिक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक सेल में +0.5 हो गया, टोटल आपका 12 है, तो सर्वाइव वाले में आपको -0.5 करना पड़ेगा, ठीक ना? रो के केस में। कॉलम के केस में अगर आपके फर्स्ट सेल में +0.5 हो गया है, तो दूसरे सेल में -0.5 होगा, तभी तो ग्रैंड टोटल मैच करेंगे ना आपके रो के टोटल और कॉलम के टोटल। इस हिसाब से आप पूरी मैट्रिक्स को एडजस्ट करिए, क्योंकि अगर आपका कॉलम सेकंड की रो सेकंड का सेल 0.5 से माइनस हो गया है, तो इसका इफेक्ट आपके कॉलम सेकंड की रो सेकंड वाले सेल पे पड़ेगा, और उसको प्लस करना पड़ेगा आपको +5 से। इस हिसाब से आप अपनी मैट्रिक्स को रोटेट करके सेट कर दीजिए। बेसिकली आपको उसमें 0.5 जोड़ना है कि जिसमें आपका 5 से कम आया है। क्लियर हो गई बात? तो अब जो ये आपका 5 से कम वाला आया, इसमें आपने एडजस्टमेंट कर दिया, बस इतना ही काम करना है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में करना है ये, और इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बाद अब आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब निकालनी है, प्लीज नोट डाउन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब निकालनी है, अच्छे से सुन के लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब आपको निकालनी है तो गिवन वैल्यूज के हिसाब से आप निकालेंगे, ना कि 0.5 प्लस करके निकालेंगे। प्लीज नोट डाउन, for the calculation of expected frequencies if not given, जैसे हम लोग वो केस देख रहे थे बस एक्सटेंट वाला, ठीक ना? तो अगर कहीं कहीं पर डायरेक्टली एक्सपेक्टेड आपको मिल भी जाए, तो आपको जब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक्सपेक्टेड निकालनी है तो आप गिवन वैल्यूज के हिसाब से निकालें, मतलब 2 मल्टीप्लाई जो भी आपकी ये आ रही हैं 8 × 12 डिवाइड बाई 24, इस तरीके से निकालें गिवन पर, ऑब्जर्व में, ठीक? एक्सपेक्टेड। लेकिन ऑब्जर्व को आपको फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन एक कॉलम और दे करके करेक्ट करना पड़ेगा बाय द 8 करेक्शन, और वहां पर ये आपके एडजस्टमेंट आगे कैरी कर जाएंगे कि 2.5, 9.5 और 5.5, और इस तरीके से आपके करेक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 8 करेक्शन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के लिए है केवल और केवल। फॉर फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 8 करेक्शन की वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रही है बात? यस अच्छे से, जिसको नहीं क्लियर हो रही हो फिर पूछ लो, क्योंकि करना आपको है, क्योंकि लगभग टाइम तो हम लोगों का विदाई लेने का आ ही गया है, तो करना आपको है, इसलिए मैं बता के जा रहा हूँ, ठीक? तो कोशिश ये रहे कि ये आपसे हो जाए,
और नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का कम से कम टाइम लगे इस पर, और जल्दी से हम लोग अपने अगले टॉपिक पर एफ टेस्ट पर या और जो आपके छोटे मोटे एक आधी रिपोर्ट राइटिंग और कुछ चीज़ें बची हैं उनका डिस्कशन हो जाए। टारगेट मेरा ये है कि आगे की आपकी 3 क्लास के अंदर हम लोग सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लें, और क्वेरी पूछना तो फिर आपका काम है कि आप कहीं से भी जनरेट करके लाइए। समझ आ गई ये बात? 8 करेक्शन फॉर द फ्रीक्वेंसीज इफ इन द ऑब्जर्व इफ दे आर लेस देन 5 से कम है तो आपको 8 करेक्शन लगाना है। 8 करेक्शन बोलता है कि प्लस 0.5 उस सेल में कर दो जिस सेल में फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर आप उसमें छेड़छाड़ करोगे किसी सेल में तो ये एक मैट्रिक्स है, तो बाकी सेल भी उसी हिसाब से आपको एडजस्ट कर देने हैं। टोटल में चेंज नहीं करना है, रो के ना कॉलम के ना ग्रैंड में, ठीक। तो ये आपकी नई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी एज पर द 8 करेक्शन। फिर से दोहरा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप गिवन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से ही निकालेंगे, उसमें 8 करेक्शन वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। तब आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हो गई, करेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी हो गई। तो अब जो आपको फार्मूला अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करेंगे करेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और फिर आप अपना काई स्क्वायर टेस्ट का रिजल्ट निकाल लीजिए और उसके बाद उसको टेबल में ढूंढ लीजिए और फिर अपना कंक्लूजन बता दीजिए। इतना काम है। तो कोई डाउट आ रहा है आपको इस पर तो जल्दी से पूछिए प्लीज, इफ देयर इज एनी डाउट। No, sir. किसी और को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। नो सर, बट एक बात बोलनी है सर। हाँ बोलिए। सर सोच रहे हूँ कि जब ऑफलाइन क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो जाए तो आप अगर एक बार दोबारा ऑफलाइन बता दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या हो रही है क्या? यस सर, 16 से सर स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन क्लासेस। अरे बेटा तो हमको क्या दिक्कत है, हमको तो और अच्छा है। यस आप सर। लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। तो सुन रहा था मैं, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि देखिए टाइम टेबल आता है और मुझे अगर लेना होगा तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो स्टेटस क्या है आपके कोर्स कवरेज का बाकी क्लासेस में? सर सबका यही है कि मतलब वही लास्ट यूनिट या 2 यूनिट ऐसे ही मतलब बचा हुआ है। इनमें से बहुत चांसेस हैं कि आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। यस सर, यस Yes, सर। sir. सोचा है कि अच्छा, अभी आप दोबारा से करा देंगे, मतलब ये जो आप सिर्फ ये जो टेस्टिंग वगैरह जो आप करा रहे हैं। अरे बेटा हम बट सब बता देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, सामने आने तो दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यस अगर सर। हमारी आपकी ऑफलाइन में मुलाकात होती है तो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं। मैं तो ऑनलाइन में भी आपको ओपन टाइम देता हूँ ना कि आप कुछ भी पूछिए, परेशान मत होइए, ठीक। अगर ऑफलाइन हमारी आपकी मुलाकात होती है तो जो कोर्स रह गया है वो भी, और जो आपको डाउट टेस्टिंग से रिलेटेड या पीछे किसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड या कुछ आपका अलग से भी है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, ठीक ना, तो वो आप यस कुछ सर। भी पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम होना चाहिए बेटा, है ना, कि हमारा अपना कोर्स कवर हो जाए, फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो, ओके ठीक। सर। कोई और डाउट? Okay, sir. नो No, सर, sir. नो। चलिए, तो फिर ओके। हम लोगों की मुलाकात देखिए अब कब होती है, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक। यस। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank सर। you, sir. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बेटा।